प्यारे बच्चों, आज फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति क्या होती है हमारी? ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इस पे इसके केंद्र पे लंबवत किसी बिंदु पर, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव नजर आ रहा है, इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत एक रेखा खींची, उसके किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो ये आपकी क्या कहलाएगी? निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। कौन सी स्थिति कहलाएगी? निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, देखिए, प्लस Q माइनस Q, इसके बीच की दूरी 2L है, इसका केंद्र बिंदु O है, तो 2L दूरी को हमने LL करके लिख लिया। इसके केंद्र बिंदु से R दूरी पर, इसके केंद्र बिंदु से R दूरी पर स्थित एक बिंदु है P, बिंदु P, जहां पर हमें क्या, किसकी गणना करनी है? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। P से A को मिला लिया, P से B को मिला लिया, P से किसको मिला लिया? B से मिला लिया। अब अगर हम इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज POA में क्या होगा? PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो PA का मान या PB ये भी बराबर है, ये कितने हो जाएंगे? अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक चीज और, cos थीटा, ये चलो बाद में गणना करेंगे cos थीटा की, ठीक है, इसकी गणना हम बाद में करेंगे। अब हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इसके केंद्र बिंदु से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। A पे धनात्मक आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु से बाहर की ओर जाएगी, A। ये B पे ऋणात्मक आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे जाएगी? माइनस Q की ओर जाएगी, ठीक। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? A 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर A इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तीव्रता EB का मान कितना हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
बीपी का स्क्वायर ई बी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम यहां पे देखते हैं समीकरण 1 व 2 से कि ए का मान परिणाम, ए का परिमाण और बी का परिमाण बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों के परिमाण के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब परिमाण बराबर है तो हम क्या करेंगे, ए व ए बी को घटकों में वियोजित करने पर, अब हमें घटकों में वियोजित करना है। ये कोण हमारा कितना हो गया, थीटा। ये वाली भुजा हमारी अंडूर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थी, ये वाली भुजा भी इतनी थी, तो ये कोण भी थीटा हो गया। यहां पे एक रेखा खींची, ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा एकांतर कोण से, ये थीटा है ये भी थीटा होगा कॉरस्पॉन्डिंग कोण से। अब ए का इस दिशा के अनुदिश कौन सा घटक हो जाएगा, क्योंकि ये इस अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। यहां पे कौन सा घटक हो जाएगा इसका, ए साइन थीटा। अब ए बी इस अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, इस दिशा में कौन सा घटक हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। और इस दिशा में कौन सा घटक हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। हम ये देख रहे हैं कि ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे से विपरीत दिशा में है और दोनों के परिमाण बराबर हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ए साइन थीटा किसके बराबर है, परिमाण में ए बी साइन थीटा के, और एक दूसरे से किससे हैं, विपरीत दिशा में। परिमाण बराबर है दोनों के, है ना, और कैस किस दिशा में, विपरीत दिशा में। तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा तो हट गया बच्चों। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। यह आ जाएगी ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा ई बी साइन थीटा को तो कैंसिल कर चुका है। अब हमारे पास क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 2EA कॉस थीटा। त्रिभुज POA में कॉस थीटा का मान कितना होगा बेटे, आधार OA बटे विकर्ण AP किसके बराबर हो जाएगा, L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब समीकरण 3 से E कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू 2L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएगा ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। एक हमारे पास परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई। यदि R का मान L से बहुत बड़ा है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर। E कितना हो जाएगा 1/4। कौन सी स्थिति, निरक्षीय। एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर की पावर P अपॉन 3/2। E निरक्षीय स्थिति में क्या मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3। अब एक संबंध स्थापित कर देते हैं। अक्षीय स्थिति में हमें क्या पता है, अक्षीय स्थिति में हम क्या जानते हैं, अक्षीय स्थिति में हमारा सूत्र था E अक्षीय 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की पावर 3। ये किस चीज कंडीशन में है, R का मान L से बड़ा है। तो मैं E अक्षीय को कैसे लिख सकता हूं, 2 भाग ले लिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3। तो मैं इसे लिख सकता हूं E अक्षीय इज इक्वल टू 2 टाइम्स E निरक्षीय। कोई दिक्कत। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन है B से O की ओर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, O से P से विपरीत दिशा में। तो यहां पर वेक्टर P क्या होता है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल किसके, वेक्टर E के। मतलब वेक्टर P और वेक्टर E क्या होते हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं। बच्चों ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी वीडियो में, मेरे चैनल में आपकी संपूर्ण भौतिकी, क्या कक्षा 11 हो क्या कक्षा 12, संपूर्ण भौतिकी उपलब्ध है। किसमें, वीडियो के रूप में, थ्योरी की न्यूमेरिकल्स डाल रहा हूं, साथ साथ अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रहा हूं। तो बेटे अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, मैं वीडियो को लाइक बनता है, शेयर भी कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल जरूर दबाइए। जो भी नई वीडियो आएगी आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।